नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव में। अब मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आज यूपी की 100 सीटों के लिए पार्टी के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूपी की 100 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी प्रभारियों के नामों का ऐलान किया। इनमें एक नाम फैजल खान लाला का भी है, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने रामपुर का प्रभारी बनाया है। फैजल खान लाला वही शख्स हैं जिसने रामपुर में आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोला था। संजय सिंह ने बताया कि 100 सीटों के लिए जिन लोगों को प्रभारी नियुक्त किया गया है, वही चेहरे उस विधानसभा सीट के संभावित उम्मीदवार भी होंगे। आम आदमी पार्टी ने हर सीट के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें यूपी के जातीय समीकरण का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। इनमें सबसे ज्यादा 35 चेहरे पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 16 और ब्राह्मण समाज के 20 लोगों को जगह मिली है, जबकि मुस्लिम वर्ग से 5 लोगों को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा 24 सीटों पर सामान्य या अन्य वर्ग के लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभारी बनाया है। अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को बनाया गया है। देखिए, ये उम्मीदवारों का ऐलान यानी प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। 100 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों का ऐलान कर दिया है और ये साफ तौर पर संजय सिंह ने कहा कि यही संभावित कैंडिडेट्स भी होंगे विधानसभा चुनाव 2022 के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। आपको बता दें, 100 विधानसभा सीट के प्रभारियों का ऐलान आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। आपने जिसे प्रभारी बनाया है उसी को उम्मीदवारी मिलेगी, ये बात संजय सिंह ने जरूर साफ कर दी है। यानी ये कहा जा सकता है कि संभावित 100 उम्मीदवारों के जो चेहरे हैं, जो नाम हैं आम आदमी पार्टी के, वो सामने आ चुके हैं। 100 सीटों पर बनाए हैं ये प्रभारी। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, एक कदम आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने तैयारियों को धार देते हुए उम्मीदवार यानी प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। हाँ देखिए, और इस तैयारी में तो सबसे आगे अभी फिलहाल हमें आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं और अगर 100 सीटों पर उन्होंने अपने प्रभारी संभावित प्रत्याशी आज घोषित कर दिए, तो मतलब 25% सीटों पर तो उन्होंने घोषणा कर ही दी है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल इससे समय मिलेगा, कैंडिडेट को ज़्यादा समय मिलेगा, वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर पाएगा, लोगों के बीच जा पाएगा, जनता के बीच जा पाएगा। वो क्या कुछ करेंगे, आम आदमी पार्टी क्या करेगी अगर वो आते हैं सत्ता में, उन सारी चीज़ों को बता पाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन 100 जो नाम घोषित हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम कहें तो जो ओबीसी वर्ग से लोग आते हैं उनको प्रतिनिधित्व है। 35 ऐसे लोग हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के भी 20 लोगों को पार्टी ने अभी अपना जो प्रभारी और या हम कहें संभावित प्रत्याशी वो घोषित किया है। साथ ही साथ एससी वर्ग से जो है वो 16 लोग आते हैं, उनको भी कैंडिडेट घोषित किया है।
5 अल्पसंख्यक समुदाय से लोग आते हैं, उनको भी कैंडिडेट घोषित किया है। तो आम आदमी पार्टी की कोशिश बिल्कुल अनुभव, देखिए आम आदमी पार्टी की जो कोशिश है वो तो नजर आ रही है, लेकिन क्या कोई बड़ा नाम इन उम्मीदवारों में शामिल है? फैसल खान का नाम तो हमने देख लिया, जिसने आजम खान के खिलाफ बिगुल फूका था। क्या ऐसा कोई और नाम नजर आया इस लिस्ट में? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले कांग्रेस में थे और जिन लोगों ने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जैसे आप देखिए फैसल लाला खान, जिन्होंने लगातार आजम खान के खिलाफ बिगुल फूंका, वो पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी में थे, तो उनको अभी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। दूसरा, सुल्तानपुर से एक टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी सरकार में सुरभि शुक्ला राज्य मंत्री थे, उनके हस्बैंड हैं डॉक्टर संदीप शुक्ला, वो भी राज्य मंत्री थे। तो कुछ समय पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उनको भी आज कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसी तरीके से अयोध्या सीट पर जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, उनके पिता पूर्व विधायक रह चुके हैं। साथ ही साथ जो अयोध्या की एक और सीट आती है मिल्कीपुर, वहाँ से जिसको टिकट दिया है, उनके भी पिता पूर्व विधायक रह चुके हैं। और लखनऊ में जो अगर हम कहें तो 4-5 जो सीटों पे घोषित किया है, तो कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष जो है अमित, उनको भी यहाँ कैंडिडेट घोषित किया है। साफ तौर पर संजय सिंह ने आज कहा कि हमारे जो ये उम्मीदवार हैं या हम क्या प्रभारी हैं, उनमें लोग बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास से हैं, यानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। हमने ये भी पूछा कि भैया उत्तर प्रदेश में तो तमाम सारे सियासी दल वो आवेदन पत्र का पैसा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले पैसा जमा करिए फिर। बिल्कुल, देखिए अनुभव, लेकिन अभी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनावी तैयारियों में सबसे आगे आम आदमी पार्टी निकलती हुई और अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम ऐलान करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। और देखिए लगातार संजय सिंह एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत की है, खास बातचीत मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने सुनी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अब 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा है। 100 दिन के भीतर माना जा रहा है कि आचार संहिता भी लग सकती है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी सबसे पहली पार्टी हो गई है यूपी की जिसने 100 सीटों पर अपने प्रभारी या संभावित प्रत्याशी आज घोषित किया। हमारे साथ यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह है। संजय जी, सबसे पहले कैंडिडेट एक तरीके से कहें प्रभारी या संभावित प्रत्याशी आपने घोषित किए, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या इनको ज़्यादा वक्त मिले तैयारी के लिए? निश्चित रूप से ज़्यादा वक्त मिले, ज़्यादा अपने क्षेत्र की जनता के साथ रूबरू हो सकें और आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं वो लोगों को समझा सकें, क्योंकि ऐसे हवा में चुनाव लड़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो हमारा जनता के साथ करार है, एग्रीमेंट है, क्या क्या हम करने जा रहे हैं, ये बताने का काम हमारे प्रत्याशी हर घर में जाके करें। इसलिए ये पहल की गई है कि पहले से ही हम लोग कैंडिडेट अपने अनाउंस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपने पिछड़ा वर्ग को इसमें कहीं ना कहीं जगह दी है। 35 ऐसे लोग हैं जो पिछड़ा समाज से आते हैं, तो क्या ओबीसी वोटर जो यूपी में 50% से ज़्यादा है, उस पर आम आदमी पार्टी की नज़र है? नहीं, ये सत्यता है कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है और उनको प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने आज की जो सूची है उसमें प्रमुखता से ओबीसी वर्ग के लोगों को मौका दिया है और उम्मीद करता हूं कि वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी जानी जाती है जाति धर्म की राजनीति ना करने वाली पार्टी, फिर आप भी ओबीसी, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक। आम आदमी पार्टी को ये बात आपने सही कहा, लेकिन ये मान लेना कि ओबीसी में योग्य व्यक्ति नहीं है वो भी ठीक नहीं है। तो उनके बीच से जो लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जज्बा रखते हैं, काम करना चाहते हैं और उनका चयन किया गया है, उनके बारे में जानकारी लेकर। आपने सुना क्या कहना है यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 100 प्रभारी नियुक्त इसलिए हुए हैं कि उन्हें समय ज़्यादा मिले और चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस वक्त सियासत हो रही है, अब्बा जान चाचा जान, उससे जनता को कुछ हासिल नहीं होना और कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। यूपी की सियासत में अब्बाजान के बाद अब चचा जान पर घमासान मच गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का चचा जान कहा, जिस पर अब एआईएमआईएम ने पलटवार कर दिया है। ना अब्बाजान कहा, हमने कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया। बीजेपी का भाई बाहर से मेहमान आया तो उनके लिए तो चाचू जान नहीं है ना, बीजेपी का चाचू जान आ गया उत्तर प्रदेश में, उनकी मदद करेगा, ये कहा हमने। ये ओवैसी है, वहाँ से कहीं आंध्र प्रदेश से आ गई है। आंध्र से ये है कि अब्बाजान के साथ में
नहीं हमें नहीं पता भाई कौन अब्बा जान किसे, हमने तो इसका बताया कि चाचू जान है बीजेपी वालों का, उनकी मदद करेगा। राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे। और अखिलेश के चुनाव चिन्ह वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व आईपीएस बृजलाल ने कहा है कि सपा को अपना चुनाव चिन्ह साइकिल की जगह एलएमजी को चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए। बृजलाल ने ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल की जगह एलएमजी होना चाहिए, जो बिल्कुल उपयुक्त है। अखिलेश जी, यही एलएमजी मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मंगाई थी, जो जनवरी 2004 में एसटीएफ ने पकड़ी थी। आपके पिताश्री ने पोटा से मुख्तार को बचा लिया था। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। मुख्तार की दलील देकर उन्होंने अखिलेश को आड़े हाथों लिया। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। कहा है कि सरकार को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख लेना चाहिए। नहीं सर, इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। मैंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह LMG लाइट मशीन गन होना चाहिए। इधर आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अखिलेश यादव बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। मुद्दों पर उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसका क्या चुनाव चिन्ह होना चाहिए ये निर्वाचन आयोग तय करता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि समाजवादी पार्टी के नेता मुद्दों पर बात ना करके बेसिर पैर की बातों पर बहस शुरू करते हैं। चुनाव निशान से क्या लेना देना है। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी वो ये बोले कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो ना तो उन्होंने बिजली दिया, ना बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए, ना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, ना लोगों को मुफ्त में राशन दिया, ना किसानों को कुछ सम्मान निधि के रूप में भी कुछ नहीं दिया। यूपी से पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। सुनवाई के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आतंकी जीशान और आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था। पूछताछ अब इन लोगों से की जा रही है, इन आतंकियों से की जा रही है और इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे संभावित हैं। कौन इनके हेल्पर्स थे ये पता लगाया जा रहा है। यूपी एटीएस ने 3 और संदिग्धों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया है। ये रायबरेली, प्रयागराज और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मोहम्मद जमील उर्फ जमील खत्री को रायबरेली से पकड़ा गया, वहीं मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी को प्रयागराज के करेली से पकड़ा गया, जबकि मोहम्मद इम्तियाज उर्फ कल्लू को प्रतापगढ़ से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 यूपी से भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश में अलर्ट जारी है। कुछ और संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एटीएस और पुलिस की इस कार्रवाई पर एबीपी गंगा के संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से खास बातचीत की। आईएसआई के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में संवेदनशीलता बढ़ गई है और हम इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की संवेदनशीलता है, चूंकि अंडरवर्ल्ड का भी नाम सर सामने आ रहा है, दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम सामने आ रहा है, तो यूपी में अंडरवर्ल्ड का लगातार आम दरफ्त चलता रहा है। क्या आगे तैयारियां हैं इसकी? ये पूरा ऑपरेशन एक आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए था। इसमें इंटेलिजेंस इनपुट सभी एजेंसियों को दिया गया था और उसके बेसिस पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक मुकदमा दायर कर लिया था और जो इन्फॉर्मेशंस आई थी उसको हम लोगों ने डेवलप किया
और उसके तहत ही कल एक महत्वपूर्ण सफलता मिली जब हम लोगों ने 4 शहरों में साइमल्टेनियस रेड किया और 7 व्यक्तियों को उसमें उठाया। सर, अनीस इब्राहिम का नाम सामने आया है कि जो यूथ यहाँ से गए थे उनको आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। अनीस इब्राहिम वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में। क्या अनीस के यहाँ कुछ मददगार या उनके सहयोग वाले कुछ लोग हैं? ये सभी जो माइन्यूट डिटेल हैं, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके डोमेन में आते हैं, उसका अधिकार क्षेत्र है। इसके बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पे बोलना विवेचना के पहले ही उस विवेचना को प्रेजुडिस करने की तरह है। एडीजी कानून व्यवस्था का कहना है कि अभी जो आतंकी पकड़े गए हैं जब वो रिमांड पर आएंगे तो उनसे यूपी पुलिस और एटीएस एजेंसी भी पूछताछ करेगी, तब और नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी में संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद हलचल तेज हो गई है। इस बड़ी साजिश के खुलासे पर एबीपी गंगा नजर बनाए हुए है। एबीपी गंगा ने कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल से भी खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल को तोड़ा गया है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 3 उसमें से उत्तर प्रदेश के हैं और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने जा रहे थे। खास तौर से असामान्य दिनों में भी और चुनावों से पूर्व और त्योहारों से पूर्व। मैं पुलिस में रहा हूँ तो मेरा ये अनुभव है कि हमारा पड़ोसी देश और हमारे देश में रहने वाले भी आतंकवादी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग और स्वयं हार्डकोर अपराधी हमेशा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट पे अटैक, लाल किले पे अटैक, पुलवामा अटैक, तमाम पोस्टों पर जम्मू कश्मीर में आए दिन ये होता रहता है। तो पड़ोसी देश और उसकी खुफिया एजेंसी भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ने के लिए अपना काम करती हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी की सक्रियता से और हमारी सेंट्रल फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसी ने सबने जागरूकता का परिचय दिया और ऐसे अपराधियों को पकड़ा। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो बड़ी घटना को अंजाम देते। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कमिश्नर अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और बड़ी खबर इस वक्त, अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। फर्जीवाड़े के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है अब्दुल्ला आजम। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तमाम फर्जीवाड़ों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है अब्दुल्ला आजम को। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद हैं अब्दुल्ला आजम। लंबे समय से जेल में बंद हैं और तमाम राहत उनको नहीं मिल पा रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट से उनको ये बड़ी राहत मिली है। फर्जीवाड़े के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है अब्दुल्ला आजम को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और फर्जीवाड़े के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है अब्दुल्ला आजम को। आकाश सक्सेना ने एक मुकदमा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ पंजीकृत करवाया है। इसका क्राइम नंबर है 594/2019। ये थाना रिलायंस में पंजीकृत है। इस मुकदमे में कहा गया है कि मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का पासपोर्ट गलत जन्मतिथि और गलत विवरण के आधार पर बना है। पुलिस ने विवेचना के बाद इसमें चार्जशीट भेजी है। माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। माननीय न्यायालय ने इसमें उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए चार्ज फ्रेम किया और चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन की ओर से हमने विटनेस एग्जामिन कराने शुरू किए। तो इसमें हमारा फर्स्ट विटनेस जो था वो फर्स्ट इंफॉर्मेंट श्री आकाश कुमार सक्सेना थे और इसके बाद हम आगे अन्य विटनेस कराएंगे। और मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उबैदुर रहमान, देखिए बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है अब्दुल्ला आजम को। जी हाँ प्राची, अब्दुल्ला आजम के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये राहत मिली थी अब्दुल्ला आजम को 24 अगस्त को। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी कंडीशनल और ये कहा था कि जो वादी हैं मुकदमे के आकाश सक्सेना, उनका 4 हफ्तों के अंदर बयान दर्ज कर लिया जाए कोर्ट में। तो पिछले कई दिनों से, मतलब 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से ये प्रोसेस चल रहा था कि जो रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट है उसमें जो मुकदमे के वादी हैं आकाश सक्सेना, उनके बयान दर्ज हो रहे थे और हर रोज ये बहस चल रही थी। आज आखिरी दिन था, बहस पूरी हो गई और अब जो आकाश सक्सेना है मुकदमे के बाद
उनके बयान पूरे होने के बाद अब उसका परवाना जो है अब्दुल्ला आजम का जेल से बाहर आने का, बिल्कुल देखिए बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए उबैदुर रहमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी को भी अब अयोध्या नाम से परहेज है। प्रत्याशियों की लिस्ट में जिले का नाम फैजाबाद लिखा गया है। आम आदमी पार्टी की चुनावी लिस्ट में फैजाबाद नाम लिखा गया है। आपको बता दें कि फैजाबाद नाम को बदलकर अयोध्या जिला कर दिया गया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को भी इस नाम से परहेज नजर आ रहा है और फैजाबाद नाम लिखा गया है। जो लिस्ट जारी की है आज आम आदमी पार्टी ने, प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद नाम लिखा गया है। जाहिर सी बात है अब ये जरूर यूपी की सियासत को मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ इसी तरीके का पोस्टर लगा चुके हैं जहां उन्होंने अयोध्या की जगह फैजाबाद के नाम का इस्तेमाल किया था और अब आम आदमी पार्टी भी इसी कड़ी में शामिल हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी अयोध्या जिले का नाम फैजाबाद लिखा है अपनी लिस्ट में। आपको बता दें आज ही, अब से थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने 100 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अपनी 100 विधानसभा सीटों के प्रभारियों का ऐलान किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अयोध्या को फैजाबाद लिखा है।